हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 8 की कोशिका के बारे में बात करेंगे। आज हम कोशिका की संरचना एवं उसके कार्य, जो बीच के जो चैप्टर छूट गए हैं वो मेरे ख्याल से जब तक आपको बेसिक कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, व्हाट इज अ सेल एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में जब तक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जब तक ये जो पीछे के जो चैप्टर हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि 3 चैप्टर छोड़ के मैंने डायरेक्ट 8 चैप्टर पे आया हूं, ताकि आपको कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में विशेष जानकारी मैं दे सकूं। ठीक है ना? मैंने आपको पहले बायोलॉजी के 11th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया है, थर्ड चैप्टर पढ़ा दिया और फोर्थ चैप्टर पढ़ा दिया है। फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीजों के बारे में बात हुई, सेकंड में बात हुई, थर्ड में बात हुई, फोर्थ में बात हुई। उसके बाद मैंने 8 चैप्टर चॉइस किया ताकि आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आप लोगों को बहुत चीजें सीखने के लिए, बहुत से टॉपिक पर बात करने के लिए सबको सबसे पहले आपको कोशिका के ऊपर बात करना आना चाहिए। कोशिका के ऊपर आप कितना बात कर सकते हो वो आपको आना चाहिए। ठीक है ना? उसीलिए मैं क्या करके लाया हूं, चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 कोशिका एवं उसकी संरचना एवं उसके कार्य, इसको लेकर आया हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो मैं लिखूंगा चैप्टर 8 कोशिका संरचना व कार्य। ठीक है ना? इसकी हम बात जब करेंगे, कोशिका की बात हम करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कोशिका की परिभाषा क्या होती है। पृथ्वी पर जितने सारे भी जीव जंतु हैं, पृथ्वी पर जितने सारे भी पेड़ पौधे हैं, उनका अस्तित्व, उनका निर्माण किसकी सहायता से हुआ है? कोशिका की सहायता से हुआ है। मतलब कि किसी भी जीव जंतु का शरीर का निर्माण किसकी सहायता से? कोशिका की सहायता से हुआ है। जिस प्रकार मान लो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंट, पत्थर और सीमेंट इत्यादि की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार किसी कोशिका को, किसी शरीर को बनाने के लिए हमें छोटे छोटी कोशिकाओं की संरचना की आवश्यकता होती है, जो कि एक शरीर का निर्माण करती है। ठीक है ना? अगर हम किसी भी जीव जंतु में उसकी कोशिका की संरचना को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ेगा। कोशिका की खोज कब शुरू हुई? जब से इलेक्ट्रॉन चाहे सूक्ष्मदर्शी की खोज जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही कोशिका के बारे में भी अध्ययन शुरू हो गया था। ठीक है ना? तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बाद में जाएंगे। हम पहले पता करते हैं कि कोशिका होती क्या है। ठीक है ना? देखते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि कोशिका सभी शरीरों की क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक पेड़ पौधे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है ना? चलिए, कोशिका परिभाषा लिखता हूं मैं। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना? मैंने आपको बताया कि कोशिका संपूर्ण शरीर की, कोई भी जीव जंतु हो, उसकी संरचनात्मक और उसकी क्रियात्मक इकाई होती है। मैंने यहाँ पे संरचनात्मक क्यों लिखा है? संरचनात्मक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि किसी जीव जंतु की संरचना का निर्माण करती है। क्या करती है? संरचना को निर्माण करती है, मतलब उसको बनाती है, उसके शरीर की बनावट के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए क्या है? संरचनात्मक है।
ठीक है ना। और मैंने क्रियात्मक क्यों लिखा है, क्योंकि शरीर, किसी भी शरीर में अगर उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं हमें देखने को मिलती है तो वो किसकी वजह से होती है, कोशिका की वजह से होती है। मतलब कि छोटी छोटी शरीर की क्रियाएं भी कहां पर होती हैं, कोशिका के अंदर होती हैं। इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है, इसको क्रियात्मक लिखा है। ठीक है ना। तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। लिखेंगे इंग्लिश में, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना। स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि शरीर का निर्माण कर रही है, कोशिका शरीर का निर्माण कर रही है। फंक्शनल क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस देखने को मिलती है, इसीलिए फंक्शनल। ठीक है ना। होता क्या है, एक कोशिका छोटे छोटे पदार्थों से, छोटे छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण कर लेती है। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर मैंने अपने ये जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर बनी हुई है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा ये पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक है ना। अगर मैंने अपने हाथ में से यहाँ पर थोड़ा सा एरिया कट करके उसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर हम उसको देखेंगे तो हमारे कोशिका में हमें कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी संरचना हमें देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक कोशिका समूह का निर्माण कर लेती है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। मतलब कोशिका का क्या है, समूह। हम कभी भी अपने नग्न आंखों से एक कोशिका को नहीं देख सकते, परंतु हम क्या, एक पूरे समूह को देख सकते हैं, कोशिका के पूरे समूह को देख सकते हैं। हम कोशिका के समूह को देखते हैं तभी तो हमारे हाथ है, क्योंकि हमारे हाथ कैसे हैं, सेल, कोशिका से तो निर्माण हुआ है, परंतु ये जितने सारे हाथ हमारे बने हैं, ये क्या है, ये सब ये कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं के समूह ने आपस में मिलकर हमारे एक ऑर्गन का निर्माण करके रखा हुआ है। ठीक है ना। तो हमें, जब हम अपने कोशिकाओं को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। हमारा शरीर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना। अब जब आप लोगों को पता चल गया है कि कोशिका क्या होती है, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। और ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसके आगे अगर मुझे, ये तो हमारा क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल। अगर मुझे किसी एक कोशिका के बारे में पता करना है कि एक कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो हम पता करेंगे नेक्स्ट। देखो अब क्या होता है, ये मत कर, देखो मैं आपको बताता हूं डायग्राम बना के। डायग्राम में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। मतलब कोशिकाओं का समूह है। मुझे किसी एक कोशिका के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी एक कोशिका के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस कोशिका को यहां पर बड़े आकार में बना लूंगा। अब मुझे पता चलेगा कि मैं किसी एक कोशिका को उठाकर उसके बारे में जब गहन अध्ययन कर रहा हूं, डीपली स्टडी कर रहा हूं, तो मुझे दिखाई देगा कि एक इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। हिंदी में इसको लिखेंगे केंद्रक पाया जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है ना। अब इस केंद्रक के अंदर दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम बाद में बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में, ठीक है ना। गुणसूत्र के बारे में हम कब बात करेंगे, बाद में। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि एक कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र, ठीक है ना, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कला। जो ये बॉर्डर है ना, ये क्या कहलाती है, केंद्रक कला कहलाती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके। अब इसके अलावा क्या पाया जाता है, यहां पर ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका इसको कहा जाता है, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, यहां पर कुछ इस टाइप के क्या, माइटोकॉन्ड्रिया क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहीं कहीं क्या पाए जाएंगे, गोल्जी काय, कहीं कहीं राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है क्या, एक कोशिका के अंदर, ठीक है ना, जो कि कहां, हमारे शरीर में पाई जाती है, जो कि कहां, बड़े बड़े जीव जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये कोशिका के अंदर, मतलब एक कोशिका के अंदर हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, तो समझ लो कि इतनी सारी कोशिकाएं हैं। किसी मानव का शरीर पूरी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, किसी जीव जंतु का शरीर पूरी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो कितने सारे फंक्शनल यूनिट होंगे उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कला, गोल्जी का, ये सब एक कोशिका के अंदर है। तो कितने सारे कोशिकाओं में ये सभी चीजें पाई जाती हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक कोशिका के अंदर इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूं कि गुणसूत्र की बात हम करते हैं, गुणसूत्र में क्या होता है, देखिए। जब हम गुणसूत्र की बात करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह से अरेखित रेखाएं होती हैं, मतलब डबल हेलिक्स संरचना होती है। डबल हेलिक्स मतलब जैसे कि ये देखिए आप, इसमें जैसे डीएनए, यानी गुणसूत्र के अंदर क्या रहता है, डीएनए रहता है, ठीक है ना। डीएनए की कुछ संरचना होती है इसमें, कुछ ऐसे। क्या क्या रहता है गुणसूत्र में, क्या क्या रहता है, डीएनए रहता है और हिस्टोन प्रोटीन रहता है। क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन रहता है, ठीक है ना। तो मतलब हमें जब गुणसूत्र को हमने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो उसमें हमें क्या दिखाई दिया, डीएनए दिखाई दिया। डीएनए के अलावा क्या दिखाई दिया, उसमें हमें हिस्टोन प्रोटीन दिखाई दिया। ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, किसी किसी जंतुओं और जीव जंतुओं के शरीर में ही से उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। तो गुणसूत्र से हमें क्या देखने को मिला, गुणसूत्र में हमें डीएनए देखने को मिला और क्या देखने को मिला, हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिला, ठीक है। बात फिर एक बार कह रहा हूं कि किसी किसी जीव जंतु के ही कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है, बाकी सभी में हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कोई अन्य प्रोटीन देखने को मिलता है। जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा उसमें क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, और जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा वो क्या करेंगे, वो कोई और प्रोटीन लेकर काम करेंगे, ठीक है ना। समझ गए। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे रहते हैं, 4 ऐसे द्विगुणित रहते हैं, उनकी एक एक अणु, मतलब 4 का दुगुना कितना, 8 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन इसमें हमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका
एक सेल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अभी आप लोगों को केवल समझाया है कि कोशिका के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे, उसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम उसका बहुत ही अच्छा बृहद डायग्राम बनाऊंगा और फिर उसके माध्यम से हम उसमें बात करेंगे। ठीक है ना। अब एक और बात आती है कि ये कौन सी कोशिका है, क्योंकि कोशिका कितनी प्रकार की होती है। कोशिका के प्रकार, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। कितने प्रकार के होते हैं कोशिका? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक, और एक होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना। आपको समझने, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया, मैं आपको समझने के लिए बता दूं, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना, आसानी से समझने के लिए, और यूकेरियोटिक मतलब नया। ठीक है ना। अभी इसके जस्ट पहले जो चीजें मैंने मिटाई, जो मैंने कोशिका के बारे में बात करी थी, जो इसका डायग्राम बनाया था, वो कैसी कोशिका थी? वो यूकेरियोटिक कोशिका थी। यूकेरियोटिक, ये कोशिका हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका हमारे शरीर के अंदर नहीं पाई जाती। अब देखेंगे कि ये वाली कोशिका किन किन चीजों में पाई जाती है। सबसे पहले पौधे में पाई जाएगी, मतलब प्लांट्स में। दूसरा कहाँ? जंतुओं में। और तीसरा कहाँ? कवक में। ठीक है ना। मैंने बताया था ना, अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा हुआ है। उसमें हमने पढ़ा था कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफाइड किया 5 कैटेगरी में। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ आपका प्लांट्स, और फिफ्थ था आपका एनिमेलिया। तो जिसमें से 3 में क्या यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहां कहां मिलेगी हमें देखने को, देखते हैं। जीवाणु कहां? बैक्टीरिया में। और कहां? जीवाणु हो गया आपका नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, और भी बहुत सारे, मेनली बैक्टीरिया में और छोटे छोटे जीव जंतुओं में, बहुत ही जो कि कह सकते हैं स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे जीव जंतुओं में क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस क्या होता है कि सबसे पहले देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बता दूं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका के स्ट्रक्चर में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या भरा रहता है? जीवद्रव्य भरा रहता है। इसमें जीवद्रव्य भरा रहता है और खुले में डीएनए पाया जाता है। क्या? जो डीएनए होता है ना, वो खुले रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक कोशिका भित्ति लगी होती है, जिसको कोशिका दीवार भी बोला जाता है। कोशिका भित्ति बनी रहती है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मेसोसोम बोलते हैं। ठीक है ना। कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं, और यहाँ पर कहीं कहीं प्लाज्मिड पाए जाते हैं। क्या? प्लाज्मिड। ठीक है ना। तो ये है क्या? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, पुरानी कोशिका है। प्रो यानी क्या होता है? प्रो यानी क्या? पुराना, यानी या फिर इसको बोलते हैं एंशिएंट, यानी पुरानी चीजें, पुरानी कोशिका। ठीक है ना। तो जो शुरुआती कोशिका थी, जब पूरे वर्ल्ड का निर्माण हो रहा था, तो शुरू में जो जीवों में जो कोशिका हमें देखने को मिलती थी, वो कैसी देखने को मिलती थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे जीव जंतुओं ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, जीव जंतुओं में अच्छे से डेवलप विकसित हुए,
फिर उनसे क्या यूकेरियोटिक कोशिका आ गई। अभी इसके जस्ट पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था आपको कोशिका के बारे में, वो कौन सी कोशिका थी? यूकेरियोटिक कोशिका थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको बेसिक डिफरेंस क्या होगा टाइप ऑफ सेल में, कोशिका के प्रकार में, कि कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है यूकेरियोटिक और दूसरी क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक इट मींस न्यू टाइप ऑफ सेल एंड प्रोकैरियोटिक इट मींस ओल्ड टाइप ऑफ सेल। ओके, चलिए कहां कहां? प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंगी में। कहां कहां? बैक्टीरिया और उसके बाद नील हरिस्यवाल, यहां पर क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लाऊंगा उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे साइंटिस्ट का हम नाम लेंगे जिन्होंने कोशिका के डिस्कवरी में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है ना, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या बात करेंगे हम ये बात करेंगे कि यूकेरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर कैसे होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया। यूकेरियोटिक कोशिका होती क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग जितना मैंने ये बताया, सीरियसली दैट इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ये वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए और आपको नोट्स अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि एक बार आपको बायोलॉजी में हमेशा, बायोलॉजी में सेल 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 कोशिका से आपका पीछा नहीं छूट सकता। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को देखना है और अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर करना है और उसके बाद उसको समझना है। फिर अपने जो भी जितने भी साथी हैं उनसे हमें किस टॉपिक पर बात करना है? पढ़ना नहीं है, बात करना है। किस टॉपिक पर? कोशिका के टॉपिक पर। पढ़ते हैं तो फिर बोरियत फील होने लग जाती है, फीलिंग्स दूसरी आ जाती है। हमें बात करना है, बात करेंगे आपको अच्छा लगेगा। बात करने से टॉकिंग अबाउट ऑन द अदर टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। सो हमें क्या करना है? बात करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें।